नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध परक शिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं। खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से, और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। कैसी हैं आप? एकदम ठीक है सर। So now you can share the papers. ठीक है जी, थैंक यू। तो मैं आपका पेपर शेयर करता हूं और आप अपने पेपर को रिव्यूअर मैम को आप बता दीजिएगा और जो जैसा भी डिस्कशन हो हम लोग पेपर को अप्रूव करते हैं उसके बाद। ठीक है जी सर। जी। नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारी इस रिव्यू पद्धति में हमने रिव्यू पद्धति जो ब्लाइंड रिव्यू पद्धति है, लेकिन उसके बावजूद भी जब दुनिया बदल रही है तब हमने भी जूम की मीटिंग से रिव्यूअर और लेखक को आमने सामने रखकर कोशिश की है कि पेपर और अच्छा बने, पेपर पे और अच्छे डिस्कशंस आ सकें और पेपर इस देश के लिए एक अच्छा सा रिसर्च पेपर निकल के सामने आए। तो इसी क्रम में मैं जो हमारे पास पेपर है उसका संख्या है 15280। इस पेपर को मैं आपके सामने शेयर करता हूं और जो हमारी लेखिका महोदया है वो इस पेपर के बारे में रिव्यूअर महोदया से तमाम सारे तथ्य साझा करेंगी, जिस पर रिव्यूअर की सहमति होने के बाद ये पेपर पब्लिकेशन के लिए जा सकता है। मैं इस पेपर को शेयर करता हूं आपके सामने। जी मैम, ये हिस्ट्री का पेपर है, आप इसको देख पा रही हैं? जी जी सर। जी, तो प्लीज आप अपने पेपर के बारे में जैसा कि डिस्कस हुआ है बताना शुरू करें। जी नमस्कार, मैं शशि नौटियाल, जीबी जैन डिग्री कॉलेज सहारनपुर के इतिहास विभाग से हूँ। जी आई एम सॉरी। जो आइडेंटिटी है उसे डिस्कस मत करें। जी जी सॉरी सॉरी। नमस्कार जी, मेरा पेपर का नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमैनिज्म इन द एडिक्ट्स ऑफ अशोका। अशोका जो हुए हैं एक बहुत महान शासक हुए हैं जिन्होंने हमारा जो रूल किया है 298 बीसी से लेकर और 273 बीसी से लेकर 232 बीसी तक किया। तो अशोका को जो वर्ल्ड के 100 टॉप शासकों के बारे में H.G. वेल्स ने वर्ल्ड हिस्ट्री में लिखा, so he included only one our king, and that was Ashoka. What impressed me in Ashoka is that Ashoka was beyond his time. Like his aristocracy or his autocracy was paternal type of autocracy, in which he feels that the whole public, the whole people are his own children, and what he wants to do for his own children, he should do for his public also. And that's why we can see the human values in his edicts. What I noticed in his edicts is
that in our constitution we have taken the directive principle, and directive principle are that what the state should do means welfare action for the people. But in the BC period we are we see that Ashoka is doing all these things in the BC period, means much beyond his time, and he is not only worried about the men. He's worried about the animal also, because as we can see that he has not established the hospitals for human beings only. He has established the hospital for animals also. This is also very much impressive. And moreover, that he has not done the welfare activities only for the people of his empire, but he has done this for, he is saying in his sixth edict that he has done this for the people of the neighboring areas also. So his humanism is knowing no boundary, and is not differentiating between the animal and the human being. Then the other aspect, that this shows the change of total human nature also. Ashoka, who was earlier considered as a is depicted as a very cruel king in the Buddhist sources, where he has killed 99 of his brothers in the war of succession. He's depicted all this, and he's known as the Chandashu. So his nature is being completely changed after the war of Kalinga. And after the war of Kalinga, then moreover that he is inclined toward the Buddhism, and his inclination toward the Buddhism, he has done a lot of things for Buddhism. That the third Buddhist council was organized during his time. Then he has visited the birthplace of the Buddha, and all the pilgrimage places related to the Buddha. Moreover, he has engraved his teachings on the rock edicts. Moreover, doing all these things, his inclination toward Buddhism is not, we can see it like it's not a very fundamentalist type of that, because on the same side we can see that he is not forcing the people to adopt the Buddhism, or and even he is not suggesting the people to adopt to convert into the Buddhism. Rather, he is giving donation to the institutions related to the other religion, like he is contributing, or he is donating the caves, especially in we can see that he's donating the Barber caves to the monks of Ajivak sect. So his inclination, or his inclination toward the Buddhism is not a fundamentalist type. We can see in his edicts the human values, that he's saying that all my people are my children. Then moreover, we can see the one more thing is that he is also suggesting his official that they could contact him at any time if it is related with the welfare of the people, or if it is an issue of administration. Like see, there's a very modern concept in this. Like we can see these days, we see the CM is holding the Janta Darbar, or PM is holding the Janta Darbar. So we can see the picture of all these things in his edicts. So I can see that he is the only one king in the whole of the history who has shown the maximum human values, right? So I have all given all these things. Moreover, I have quoted some edicts also, which if you say that I can quote it again also. Thank you. You can ask me any question. I am ready to answer you. जी मैम, बहुत ही अच्छा पेपर है आपका। अशोक पर हम लोग पहले भी पढ़ते रहे हैं, और अशोक पे जब भी पढ़ेंगे तब कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। मैं एज एन एडिटर आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी गाइडलाइंस में इस पेपर को थोड़ा सा जो इसकी सिमेट्री है वो थोड़ी सी गड़बड़ है। कीवर्ड के बाद एक इंट्रोडक्शन आना है, इंट्रोडक्शन के बाद एम ऑफ द स्टडी आनी है, ठीक है। उसके बाद आप डिस्कशन डाल सकते हैं। बाकी मैं अपने रिव्यूअर मैम के पास चलता हूं कि मैम आप बताइए इस पेपर में आपको क्या करना है। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। जी नमस्ते। आपका पेपर बहुत अच्छा है और आपने बहुत ही अच्छा टॉपिक लिया है।
अशोक के बारे में हम जब पढ़ते हैं कोई ना कोई नई चीज मिलती है। अशोक के बारे में जो आपने इसमें लिखा है, इससे पहले का थोड़ा अगर आपने इसके एडिक्स के बारे में बताया, इसके पहले की थोड़ी हिस्ट्री डालते हैं कि इससे पहले के काल में क्या हो रहा था, तो ज्यादा अच्छा होगा। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य साम्राज्य से पहले के टाइम का जो प्रॉब्लम थी, अगर अपन उसको हिस्ट्री डालते हैं पहले, जी ज्यादा ऐसा जी मुझे मैं बता हाँ मैं आपको बताना चाहूंगी मैम कि जो मौर्य साम्राज्य है उससे पहले हमारे पास जो पीरियड आ रहा है महाजनपद पीरियड आ रहा है। यानी महाजनपद पीरियड में हमारे पास 16 महाजनपद है, जिसमें कि मगध, जिसका कि अशोका रूलर बाद में बना, मगध डेवलप इनटू द एन एम्पायर, वो एक महाजनपद है, ओनली वन ऑफ द महाजनपद। और 16 मतलब टोटल 16 जनपद है, जैसे मगध है, अवंती है, अंग है, और काशी है, वज्जी है, मल है। इसमें भी दो तरह के जो महाजनपद है, टू टाइप्स, एक मनार्कियल और एक जो है गण है। गण मींस रिपब्लिकन। और ये जो कॉन्सेप्ट था कि भारत जो है हमेशा से ऑटोक्रेटिक डिस्पॉट था या उससे रूल हुआ, जो यूरोपियन हिस्टोरियंस का ये कॉन्सेप्ट था, ये भी कहीं ना कहीं उससे टूटता है, क्योंकि हमें ईसवी पूर्व पीरियड में भी हम दो मुख्य गण देखते हैं, वज्जी और मल। महात्मा बुद्ध खुद वज्जी जो संघ था उससे बिलोंग करते थे, उसके लिच्छवी जो है, वैशाली के लिच्छवी क्लैन से, उससे बिलोंग करते थे। तो ये एम्पायर जो है मगध धीरे धीरे बाकी महाजनपद को ऑक्युपाई कर रहा है, अपना विस्तारीकरण कर रहा है। और हम देखते हैं कि इस एंड में मगध जब साम्राज्य के रूप में उभर रहा है, तो मगध में हर्यक वंश प्रथम, जो जिसको हम पूरी तरीके से बोल सकते हैं कि एक टोटल मनार्की है, वो उभर के आ रहा है। फिर हर्यक वंश के बाद शिशुनाग, और शिशुनाग के बाद नंद, और नंद के बाद जो है मौर्य डायनेस्टी की स्थापना हो रही है लगभग 322 बीसी में। और मौर्य डायनेस्टी की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य कर रहे हैं, क्योंकि ये सब जानते हैं कि उनके गुरु चाणक्य थे, और उन्होंने किस तरह चाणक्य कि किस तरह नंद, जो आखिरी नंद रूलर थे धनानंद, उन्होंने किस तरह चाणक्य जी की इंसल्ट की थी, और उसका कहीं ना कहीं प्रतिकार लेने के लिए मौर्य पर चाणक्य को लगता था कि धनानंद एक अयोग्य शासक है। केवल प्रतिकार नहीं था ये, उनको ये लगता था कि ये जो धनानंद का शासन है, ये नंद वंश के जो शासक है वो अयोग्य थे। तो वो कहीं ना कहीं एक पूरे राष्ट्र की जो परिकल्पना देख रहे थे चाणक्य, उसमें धनानंद खरे नहीं उतर रहे थे। तो उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेंड किया, और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद के साथ युद्ध किया, और पहले बार के अटेम्प्ट में वो सफल नहीं हुए, और दूसरी बार के अटेम्प्ट में चंद्रगुप्त मौर्य सफल हुए, और उन्होंने एक राष्ट्र के जो संकल्पना उन्होंने चाणक्य ने देखी थी उसको पूरा किया। अब इसमें भी हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य को ये भी कहा जाता है कि उन्होंने भारत को विदेशियों से छुड़ाया, क्योंकि जब पश्चिमोत्तर भारत में सेल्यूकस निकेटर का जब आक्रमण होता है 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सेल्यूकस निकेटर को बुरी तरह पराजित करते हैं, और सेल्यूकस निकेटर से लगभग 4 प्रांत जो है सेल्यूकस निकेटर से लेते हैं, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, हिरात, कंधार और जेडोरेशिया। तो ये आप सोचिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में जो बाउंड्रीज थी भारत की, फ्रॉम द अफगानिस्तान टिल कर्नाटक, उतनी बाउंड्रीज, उतना विस्तार और उतना एम्पायर पूरे देश के इतिहास में कभी भी नहीं रहा। चाहे वो मुगल हो, उनको महान कहें, लेकिन अकबर महान के समय में भी इतना बड़ा एम्पायर भी नहीं रहा, और चाहे वो ब्रिटिश हो, उनके समय में भी इतना बड़ा एम्पायर, जिनको हम साइंटिफिक बाउंड्रीज ऑफ द इंडिया कहते हैं, वो नहीं रहा। तो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार आते हैं, और बिंदुसार के बाद जो है अशोक है। अशोक जो है बिंदुसार के पुत्र थे, और अशोक जब राजा बने, शासक बने, तो तब वो अवंती के गवर्नर थे। जब अशोक जो बिंदुसार का पीरियड आता है वो 273 बीसी में आता है, कि वो मतलब खत्म हो जाते हैं। तो 273 से लेकर 269 बीसी के बीच का जो पीरियड है, ऐसा माना जाता है कि वो वॉर ऑफ सक्सेशन हुआ, जिसमें कि अशोक ने अपने 99 ब्रदर्स का, ये बुद्धिस्ट सोर्स कहते हैं, और ये भी माना, लेटेस्ट रिसर्च ये भी आई है कि बुद्धिस्ट सोर्स अशोक की क्रुएलिटी को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं, जस्ट इन ऑर्डर टू शो कि दैट हाउ ग्रेट इम्पैक्ट बुद्धिज्म हैड ऑन अशोक। कि अशोक जो कि पहले इतना क्रूअल था, जिसने अपने 99 ब्रदर्स को मार दिया, केवल एक ब्रदर उसने छोड़े थे, तिष्य,
अपने सबसे छोटे ब्रदर को, तो उनको छोड़कर वो मार रहे हैं। तो वो इतने क्रूर थे और उनको चंड अशोक के नाम से जाना जाता था। फिर कलिंग का युद्ध होता है 261 बीसी में, और कलिंग के युद्ध से ही जो उनके साम्राज्य के 8वें साल में होता है, तो कलिंग के युद्ध से ही एक टर्निंग पॉइंट उनके उसमें करियर में आता है कि वो देखते हैं कि उन्होंने कलिंग के युद्ध का पूरा विवरण जो है बहुत डिटेल में अपने 13वें शिलालेख में लिखा हुआ है। तो 13वें शिलालेख में वो लिखते हैं कि जब उन्होंने देखा कि 1.5 लाख लोग इस युद्ध में बंदी बनाए गए, 1 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हुई, तो उनके दिल को बहुत दुख हुआ। और ये मजे की बात है कि अशोक जो है अपने एडिक्ट्स में अपने बाय नेम जो है, जो शुरुआती दौर के हमें एडिक्ट्स मिले तो उसमें उनका नाम नहीं है, बल्कि वो अपने नाम को, अपने नाम की बजाय वो देव नाम पेय और प्रियदर्शी के नाम से लिखते हैं कि 10 सेज देवनाम पिय। बट लेकिन बाद में जो मस्की का और गुर्जरा का अभिलेख है, तो उससे हमें पता चलता है कि जो देवनाम प्रिय है और प्रियदर्शी है, दैट इज अशोक। जब 1837 में जेम प्रिंसिप ने इनकी जो शिलालेख पढ़े, तब पता चला कि अशोक वाज सच अ ग्रेट किंग, कि उससे पहले इनके जो शिलालेख थे वो पढ़े नहीं गए थे। सबसे पहले इनके शिलालेख 1750 में पादरी टेम्पलियर ने ढूंढे थे, और मतलब ही केम टू नो अबाउट दिस। तो उसके बाद 1837 में, क्योंकि ये ब्राह्मी लिपि, ख्रोस्टी लिपि और अरमाइक लिपि, बेसिकली वो 4 लिपियां यूज कर रहे हैं, ख्रोस्टी, अरमाइक, ग्रीक एंड ब्राह्मी लिपि, और जो भाषा है वो प्राकृत भाषा है। तो जो ब्राह्मी लिपि को डेस्पर किया था, मतलब पढ़ने में सफलता पाई थी, वो जेम प्रिंसिप थे। तो उन्होंने पहली बार इनको पढ़ने में सफलता पाई। तब पता चला कि हाँ, अशोक ने इतना सारा कार्य करा हुआ है और अशोक का साम्राज्य, अदरवाइज अगर ये उनके शिलालेख नहीं पढ़े जाते तो अशोक कुड बी एनी अदर रूलर, लाइक मतलब एनी अदर रूलर ऑफ द एंशिएंट पीरियड। बट ये जो शिलालेख हैं वो उनको बिल्कुल अलग करते हैं, और मुझे ये एक बहुत अच्छी बात लगती है उनके शिलालेखों में कि उनके शिलालेखों को हम ब्रॉडली 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं। एक तो वो जो उनके प्रशासनिक हैं, और एक वो जो धम्म की शिक्षा देते हैं। और धम्म में भी हम उनको बौद्ध धर्म से संबंधित कह सकते हैं, संबंधित, नॉट एग्जैक्टली दैट दे वर ऑफ बुद्धिज्म ओनली, क्योंकि उनके धम्म में ना केवल बौद्ध धर्म के, बल्कि जो उस समय के प्रिविलेंट धर्म थे, उनके जो अच्छे फीचर्स हैं वो सभी के सभी समाहित हैं। तो ये है उनके बारे में। मैम आपने बहुत डिस्क्राइब किया। मेरा कहने का सिर्फ इतना था कि नंदवंश के टाइम अमान्य व्यवहार चल रहा था बिल्कुल पब्लिक के प्रति, और अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार के बाद में अशोक के टाइम बिल्कुल ये हो गया था। तो हम इसमें अगर 1-2 लाइनें नंदवंश की इसमें डाल देते शुरुआत में, ओके, डाल सकते हैं, तो थोड़ा ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि आपने मुझे भी जो पूरा हिस्ट्री, यस, तुलनात्मक का हो सकता था। अगर हम डालते किस पर, जैसे मैंने नंदो का देखा, नंदो नर्तकी के पैर कटवा देता है, ये नृत्य किसी दूसरे के सामने नहीं करें। जब भी अशोक ऐसा है कि उसके नाम गणिका के सामने उस पर वॉइस क्लियर नहीं आ रही मैम। अशोक की जो महानता, जो मानवीयता है, जो वो दुनिया में उसकी जैसे कहीं पे भी प्राचीन काल में नहीं देखी जा रही। तो अगर उससे थोड़ा सा पहले का अपन वो डाल देते हैं कि किस प्रकार नंदों के टाइम पे अमानवीय था, वो मानव के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो केवल खुद के बारे में सोच रहे हैं, प्रजा को कितना दुखी कर रहे हैं। और उसी टाइम पीरियड के बाद में मौर्य साम्राज्य आया, और मौर्य साम्राज्य में भी केवल अशोक आया, उन्होंने ये किया। तो थोड़ा पेपर आपका बहुत अच्छा है, थोड़ा और ज्यादा अच्छा हो जाता मैम। जी मैम, कर सकते हैं, उसको इंक्लूड कर सकते हैं, हम नंद से शुरू कर सकते हैं। यू राइट, पेपर बहुत अच्छा। और तो आपका पेपर, जैसा हमारे रिव्यूअर मैम ने कहा कि पेपर बहुत अच्छा है, और इसमें जो नंद वंश का है थोड़ा सा जिक्र कर दीजिए तो पेपर और अच्छा हो जाएगा। और मैं आपसे ये निवेदन करता हूं कि इसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट आप जोड़ दीजिए। तो इंट्रोडक्शन का जो पार्ट होगा उसमें ही आप नंद वंश को भी ले आइए, तो आपकी बात भी हो जाएगी और हमारा जो पेपर का फॉर्मेशन है वो भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, इंट्रोडक्शन में ही आप सारी बातें कर दें। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च में केस स्टडी यानी कि रिव्यू ऑफ लिटरेचर, साहित्यावलोकन की बहुत महती आवश्यकता होती है। आपसे पहले इसी विषय पर
किसने और क्या-क्या काम किया, अगर ये बात कहीं पे आप मेंशन कर दें, तो आपका पेपर बहुत अच्छे, मतलब इट विल बी कन्वर्ट इन रिसर्च पेपर। है तो रिसर्च, ठीक है। लेकिन जो रिसर्च के फॉर्मेशन है वो केस स्टडी, रिव्यू ऑफ लिटरेचर के बिना थोड़े से अधूरे होते हैं। तो जी, मैं जी। ये ऐसा निवेदन हाँ, मैं इसलिए ऐसा निवेदन करता हूँ कि अगर संभव हो तो इंट्रोडक्शन के बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर जोड़ दीजिए और बाकी सब ठीक है जैसा मैम लिखा। तो इंट्रोडक्शन में ही आपका नंदवंश आ जाएगा और रिव्यू ऑफ लिटरेचर में जो संदर्भ आपने पहले दिए हुए हैं, बाद में दिए, उनसे ही कोरिलेट कर जाएगा। और जो रिव्यू ऑफ लिटरेचर डालिएगा उसमें कोशिश कीजिएगा कि जो एक स्टडी एटलीस्ट लेटेस्ट हो, माने एक स्टडी कम से कम 2018, 2020 इनके आसपास की मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात होगी। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है आफर मैम आपको? नो। तो चलिए ठीक है, मैं इसी के साथ आपके पेपर की अनुमति प्रदान करता हूँ रिव्यूअर मैम से। रिव्यूअर मैम ने भी आपके पेपर को बड़ा अच्छा साबित किया है और उन्होंने कहा है कि पेपर आगे पब्लिश होना चाहिए। आपसे निवेदन है कि आप इन्हीं पेपर्स को मुझे ठीक करके थोड़ा-सा भेज देंगी, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा। और मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि इसी प्रकार यदि आपने भी कोई रिसर्च पेपर लिखे हैं या कुछ रिसर्च करने जा रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि रिसर्च पेपर लिखा जाए, लेकिन अगर कोई रिसर्च कांसेप्ट, रिसर्च आइडिया भी आपके पास है, तो आप सोशल रिसर्च फाउंडेशन के इस मंच पे अपना वो आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं। हमारे जो विद्वजन हैं, जिसमें हमारे लेखक भी विद्वजन हैं और हमारे रिव्यूअर भी विद्वजन हैं। हमारा मकसद केवल समाज को एक नई रिसर्च से रूबरू कराना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं राजीव मिश्रा आपसे विदा लेता हूं और जल्दी ही एक नए पेपर के रिव्यू के साथ आपसे मुलाकात होगी। नमस्कार। थैंक यू।